देखिए, जब सीटेट की परीक्षा नज़दीक आती है तो कहीं न कहीं हमारे ही मन में हमारे प्रति क्या होता है कि संदेह आने लगता है। हमें ऐसे लगने लगता है कि हमने जो पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है, वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों। कई बार ये जो हमें लगता है कि हमने सही से नहीं पढ़ा हुआ है, ये सत्य भी लगता है और कई बार हमें ये भी सही लगता है कि हमारे पास सही स्टडी मटेरियल है या नहीं। तो बिल्कुल हमें इस बात की जांच परख कर लेनी चाहिए कि क्या हमारे पास सही स्टडी मटेरियल है या नहीं, क्योंकि बिना अच्छे स्टडी मटेरियल और बिना अच्छी रणनीति के कहीं ना कहीं हमें इस एग्ज़ाम से बाहर आना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं सीटेट की परीक्षा, बहुत सारे छात्रों ने हमारे पास किए हुए हैं, यानी कि हमने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया हुआ है और जो बहुत आसानी से सीटेट निकाले हुए हैं। और इसीलिए हमारे टीम ने हमारे लिए एक शब्द जोड़ दिया, सीटेट के बादशाह प्रवीण सर। दरअसल क्या है कि हमने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया हुआ है। अब आप मत ये सोचिए कि मैंने केवल एक विषय को पढ़ाया हुआ है इसकी वजह से निकला, नहीं। हमने कम से कम 4 विषयों को अपने छात्रों को पढ़ाया हुआ। जैसे कि बात करते हैं सीडीपी की, बात करते हैं सीडीपी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया पिछले कुछ छात्रों को, और वे पास भी हुए, सीडीपी में अच्छा मार्क्स लाए। और साथ ही साथ ईवीएस की बात करते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की पैडागोजी और मैथ की पैडागोजी की बात करते हैं। तो इन सभी विषयों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। हमने पढ़ाने के साथ साथ केवल और केवल हमने ये नहीं किया है कि केवल केवल हमने पढ़ाया, बल्कि हमने क्या किया, उन्हें सही रणनीति भी बताई, जिसकी वजह से वे परीक्षा पास कर पाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक अच्छी रणनीति, यानी कि आपके पास एक अच्छा समय अभी भी है। अगर आप चाहें तो अपने आप को संभाल कर आप आराम से अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं, हमारी टीम ने कुछ आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अभी आपको क्या करना चाहिए, एक बार फिर से पाठ्यक्रम को देखना चाहिए। बिल्कुल, एक बार आपको क्या करना चाहिए, एक बार फिर से पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। यानी कि 1 से 1.5 महीने आपके पास बहुत अच्छे समय है। अगर आप चाहें तो आराम से एक बार पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, यानी कि सिलेबस को एक बार ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है थोड़ा से और बढ़ जाएगी और आपके जो पढ़ने का दायरा है थोड़ा से और बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं, कहा जाता है कि गति और सटीकता परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, हमारे पास एक तो भाई गति होनी चाहिए, हमारे पास स्पीड मेंटेन होना चाहिए। एक प्रश्न को हमें कितना ज़्यादा समय देना चाहिए, ये मायने रखता है। अब ये कैसे गति आएगी, आप सोच रहे होंगे हमारे हमारे अंदर कैसे स्पीड आएगी। देखिए, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब पर कराता हूँ, तो जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो आप भी अपनी स्पीड को बढ़ाइए, आप भी पढ़ते जाइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने दिमाग को तेज और खुला रखिए और जल्दी से आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। जितना जल्दी आपकी गति होगी और जितनी जल्दी आप पढ़कर क्वेश्चन को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। सटीकता भी बहुत ज़रूरी है कि हमें इस प्रश्न को कैसे हमें टैकल करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आगे इसकी 10 इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँगा, जिससे आपके परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। तो वीक में 2 क्लास होगी इसकी, और कम से कम 10 से 12 या 15 क्लास मैं करवाऊंगा, जिससे आप आराम से मतलब कि अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अपने परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम समय का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। कभी हम मैथमेटिक्स में उलझ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम सीडीपी में उलझ जाते हैं, और कई बार क्या होता है हमें ईवीएस में उलझ जाते हैं। तो फिर हमें उलझना नहीं है। यहाँ पर जब हम उलझ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, और जिसकी वजह से एक प्रश्न को सॉल्व करने के चक्कर में कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर समय का प्रबंधन कैसे हम समझे कि हमारा समय का प्रबंधन सही चल रहा है। देखिए, जब कोई प्रश्न एक बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर आपको नहीं आ रहा है, तो उसको गोला मारकर आपको छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसको टिक करके छोड़ देना चाहिए। आप ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो अपनी कॉपी में क्या नाम है, आपको जो रफ कार के लिए दिया जाता है उस पर टिक कर लीजिए कि अभी इस प्रश्न को हम बाद में सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो समय का प्रबंधन ये हो जाता है कि किसी क्वेश्चन में इतना ज़्यादा मत उलझ जाओ कि मुझे नहीं, इसी को करना ही है। यहाँ पर अहंकार, घमंड और ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि एक प्रश्न मुझे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे सीडीपी अच्छे से आती है और मेरा ईवीएस अच्छे से है, मेरा ईवीएस अच्छा है, या कोई कहता है मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा से भी अपने आप को ईगो में जोड़ देते हैं इस किसी प्रश्न के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको पीछे आना पड़ सकता है।
तो ईगो नहीं दिखाना है। एक अच्छा राजा वही होता है जो समय पर आगे बढ़ना भी जानता हो और पीछे एक तरीके से हटना भी जानता हो। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि हम आगे ये प्रश्न कर सकें, तो हमें छोड़ देना चाहिए और इससे हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने आप सभी लोगों से कहा है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन छात्र पढ़ते हैं, मैंने उनसे कहा है कि नोट्स का अध्ययन करिए ज़्यादा से ज़्यादा बार, पुनरावृत्ति। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे नोट्स को सर हम कितनी बार रिवीजन कर लें जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है, मैं कहता हूँ कि नोट्स को कम से कम आप 15 बार रिवीजन करिए। 15 बार आपके रिवीजन होना चाहिए नोट्स को। जो हमने पढ़ाया हुआ है, हमने जो लिखाया हुआ, एक एक पेज को आप 15 बार पढ़िए। एक समय आएगा जिससे क्या होगा, एक समय आएगा। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं। जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हम नोट्स को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पहुंच होती है, यानी कि जो टॉपिक में पहुंच होती है वो बढ़ जाती है और हमारी जो समझ होती है वो बढ़ने लगती है, हमारे सोचने के तरीके कहीं ना कहीं बदलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 15 बार एक नोट्स को रिवीजन करना चाहिए, चाहे वो CDP की बात करें। अब देखिए, जैसे आप लोगों की कमी ये है कि आप लोग ये सोच लेते हैं हमने क्षेत्रीय व्यंजन पढ़ा हुआ है, हमने घासों के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने इसको पढ़ा हुआ, उसको पढ़ा हुआ है। एक केवल आप भ्रम में हैं, आपको आता नहीं है। आप ये सोचिए, अगर मैं आपसे कभी प्रश्न करता हूं तो आपको आता नहीं, जैसे YouTube पर बहुत सारी चीज़ें मैं डाल देता हूं तो आपको लगता है ये सब तो मुझे आता है, पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जानवरों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। देखिए, दरअसल क्या है, आपने पढ़ा हुआ, आपको आता है केवल, लेकिन प्रश्न को जब सॉल्व किया जाता है तब कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। आप सोचिए एक बार, तो आपको ये नहीं सोचना है मुझे आता है, आप ये सोचिए मुझे कम आता है, मुझे एक बार और देखना चाहिए, मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए। जितनी बार आप अपने अंदर कमियां लाएंगे, जितनी बार आप ये सोचेंगे मुझे नहीं आ रहा है, उतनी बार क्या होगा कि आप अपनी नोट्स को रिवीजन करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा प्रत्येक विषय को कम से कम 15 बार आप रिवीजन करिए, 15 बार। ठीक है, 15 बार आप रिवीजन करिए। निश्चित तौर पर अगर सीटेड नहीं निकलेगा तब आप हमें बताइएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक भी हैं जिनको आप और ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा गया कि प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हम अभ्यास जितना ज़्यादा कर सके, अभ्यास करते रहिए। जब मैं करवाता हूं तो उसी अभ्यास को कम से कम आप करते रहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा देखने का उनका मन नहीं करता। मैं कहता हूँ एक बार आपने देख लिया है तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, किसी दिन टाइमिंग निकाल कर आप 2 बार एक उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। भले ही आपने सॉल्व किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट। देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि आप क्या करिए, सभी विषयों को एक साथ जो होता है उसके पेपर सॉल्व करिए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें मिलेगा कहाँ, इस सीटेट की वेबसाइट पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से आप देख सकते हैं, उस पर जाकर उसके वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसके लिंक। अब यहाँ पर एक और बातें शामिल की गई है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल, हमारे एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है और अभी से हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि सभी प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे मुख्य बातें ये हो जाती हैं दोस्तों, एकाग्रता और धैर्य रखें। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर हम एकाग्र रहते हैं और पेशेंस रखते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि हमारा जो प्रश्न होता है वो सही हो जाता है। क्योंकि जब हम एकाग्र होते हैं, बिना कुछ और सोचे हुए अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है तमाम चीज़ों को सोच लेता है और फिर हमें लगता है कि अच्छा हाँ। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हम ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं तो हमारा समय जो होता है वो चला जाता है। देखिए, एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि आप समय को नष्ट करें। एकाग्रता का मतलब ये हो जाता है कि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आप उसके पहले ही बार में ही जब पढ़िए तो उसके शब्दों को आप समझते चलिए। अगर कोई बातें हैं तो उसमें अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी को देख लीजिए, और जो छात्र इंग्लिश के हैं अगर उन्हें इंग्लिश में बातें समझ में नहीं आ रहे हैं तो वे हिंदी को देख लें, जिससे क्या हो कि उनको उनके जो समझ है वो बन सके। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे हमारे टीम के अलावा भी मैं अपनी बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एक तो किसी सीटेट में क्या है कि अगर आप चाहें तो और अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, जैसे कि बात करते हैं, आप विशेषताएं अच्छे से पढ़िए। किसी भी चीज़ की अगर विशेषताएं हैं और उसमें क्या है प्रभावित करने वाले कारक हैं
तो उनको आप ध्यान रखिए और उसमें हानियाँ क्या हैं, लाभ क्या हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सॉरी इस तरह के टॉपिक्स को थोड़ा सी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। जैसे कि बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि आंतरिक कारक, बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य कारक में दोनों कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझें, एक बार सोचें। जब आप टॉपिक से पढ़ें तो थोड़ा से सोचें, ज़्यादा टॉपिक्स में इतना नहीं समय देना है, लेकिन हाँ क्या है कि थोड़ा से 2-4 टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपकी जो समझ है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक और बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा। देखिए, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको कम से कम 10 से 15 ऐसी क्लासेस दूंगा जहाँ पर क्या होगा कि आपको खुद पता चलेगा। अलग से इसकी क्लास मैं आपको शेयर करूँगा। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन इसकी अलग क्लास होगी और उसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे अपने आप को मतलब कैसे 4 विकल्प जो हैं उसमें से 3 विकल्प को कैसे आप हटाकर एक विकल्प को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो तुक्का कैसे मार सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी निगेटिव होती हैं और उसको हमें देखकर क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए उस क्वेश्चन के ऑप्शन को, और जिससे फिर हम 2-3 ऑप्शन के बारे में सोचें। देखिए, यहाँ पर एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, बार बार हर एक ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले ऑप्शन के बारे में आप निर्णय ले लीजिए कि ये ऑप्शन सही लग रहा है या नहीं। अगर सही लग रहा है तो थोड़ा सा सोचिए, ठीक है इसके बारे में हम समझ रहे हैं, बाद में देख लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, हर ऑप्शन को आप देखते चलिए और समझते चलिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। बिल्कुल आप ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। जब अगर आपको ना आ रहे हो सही प्रश्न के बारे में कि इसका सही आंसर क्या हो, तो आप गलत ढूंढ लीजिए। जब आपको गलत मिल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा सही क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो प्रश्न बनाते हैं जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, उनकी अच्छी विशेषता ये है दोस्तों कि वे लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं एक क्लू छोड़ देते हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 ऑप्शन में से एक प्रश्न है, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक सही विकल्प को ढूंढना कितना कठिन होता है। और वे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल देते हैं जहां पर क्या होता है कि अगर हम उस पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होता है बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में अभी आ गई होंगी। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या समझाने के तरीके अच्छे लगे हों तो एक बार आप कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट लाइक वगैरह नहीं करते, थोड़ा सा शेयर वगैरह नहीं करते, करना चाहिए, ठीक है। जब आप थोड़ा से करेंगे या आके चैनल बढ़ेगा तो काम करने की जो क्षमता होगी वो थोड़ा से और बढ़ेगी हमारी, और एक ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँगा। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे। चलिए, आज की बात को अब यहीं पर स्थगित करते हैं और थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। यदि आपकी कोई क्वेरी हैं या आपको लगता है कि मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए सर से, या आपको लगता है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे पास नोट्स भी है, मेरे पास किताब है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे किस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और जिससे हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके रिप्लाई कर देंगे या आपको गूगल मीट ऐप पर आपकी काउंसलिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप वाकई में चाहते हैं और आपके पास या स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि हमारा स्टडी मटेरियल सही नहीं है, हमने जो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ कोर्सेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमने फीस भी नहीं रखा हुआ, जैसे कि बात करते हैं 499 का एक कोर्स हमने रखा हुआ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए, हमने बहुत सारे छात्रों को बताया था कि जो छात्र हमारे यहाँ ऑनलाइन लिए हुए हैं, हमने उन्हें बताया था कि हम आपको CDP हिंदी के साथ साथ अगर देखा जाए तो EVS 3 विषय को हम आपको करवाएंगे। लेकिन उन छात्रों से पूछिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें विषय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब हम उन्हें ये चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हम उन्हें क्लासेज और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। कल हमारी मैराथन क्लास थी तो अब भी हमने उन्हें EVS के साथ हमने उन्हें जोड़ दिया और हमने मैराथन क्लास में जोड़ दिया उन्हें, ठीक है। तो हमारे मन में ये है कि हम चाहते हैं जितने लोग भी हमसे जुड़ें वे कहीं ना कहीं सफल हों, वे निश्चित तौर पर आगे बढ़ें, और यदि उन्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो चाहे तो हम उनके साथ रहें,
ठीक है, हमारी सोच ये है और आपकी सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए। जब हम सभी की एक अच्छी सोच होती है तो अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और इससे हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं हम अपने देश में अपनी योगदान दे सकते हैं, दे पाते हैं। जब हम सेलेक्ट होंगे या सफलता हासिल करेंगे तो वही योगदान क्या होगा, हमारे देश के लिए भी होगा। क्योंकि जब आप सफल होंगे, नौकरी पाएंगे या कुछ करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप टैक्स पे करते हैं और ज़्यादा। अभी क्या है कि आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तब टैक्स पे करते हैं, लेकिन आगे चलकर आप और ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो इससे हमारे देश का ही भला होगा। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए दोस्तों सॉरी मैं कहूँगा। लेकिन ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि हाँ मैं ज़्यादा समय लेकर आपके साथ स्पेंड करूँ। ठीक है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिया जाए। चलिए आज की बात को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।